हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वो नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप शेयर मार्केट में काम करना शुरू करोगे तो आपको शुरुआत में 5 प्रॉब्लम्स से गुजरना ही पड़ेगा, जो मैं भी गुजरी थी। कोई बहुत बड़े से बड़ा इस शेयर मार्केट में जो भी एनालिस्ट है या जो भी पैसा कमा रहा है ना, वो हर पर्सन गुजरा है। तो वही चीजें मैंने आपको अपनी प्रीवियस 5 परेशानियों के बारे में डिस्कस किया था और उन पांचों का सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। परेशानियों से तो आप गुजर रहे हैं, नो डाउट। अगर आपको शेयर मार्केट में शुरुआती टाइम हुआ है, वो परेशानियां तो वो परेशानियां तो आप फेस कर रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगी उनसे निपटने का सोल्यूशन। तो फर्स्ट परेशानी पे बात करूंगी, जो सबसे बड़ी परेशानी है हम मिडिल क्लास लोगों के लिए, हम छोटी सैलरी वाले लोगों के लिए, वो है फंड्स की कमी। हम अपना देखो, हम शादी करके आते हैं, हमारे पास बहुत लिमिटेड फंड्स होते हैं, है ना। नई नई जॉब लगी होती है तो जॉब भी कोई सीधा अपने यहाँ इंडिया में 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख की जॉब नहीं लगती है। सबकी जॉब, आज मिडिल क्लास जिसकी भी बात कर लू ना, सबकी जॉब वही 30,000 रुपए से लेके 60-70 हजार रुपए के बीच की जॉब लगती है। अगर कोई 30 मार्क है तो उसकी शुरुआती जॉब 50-60 हजार की लग जाएगी। अगर कोई नॉर्मल एक एवरेज पर्सन की बात करूं तो उसकी जॉब अपनी वही रहेगी, 25 से 30 हजार रुपए की जॉब लगती है। जो भी नए लोग जॉब करते हैं और जिनकी भी अभी रिसेंटली न्यूली मैरिड जो कपल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके पास सबसे बड़ी दिक्कत होती है शुरुआत में जब वो अपना फैमिली स्टार्ट करते हैं तो फंड्स की कमी। हर एक पर्सन के पास में वही 10-5 हजार रुपए 15 हजार रुपए मैक्सिमम बचते हैं, इससे ज्यादा किसी के पास कोई नहीं बचता। चाहे कोई कितना ही बड़ा कुछ भी 30 मार्क हो, चाहे कोई किसी, अगर वो सिटी में रह रहे हैं तो उसके सिटी के अकॉर्डिंग खर्चे हो जाते हैं, अगर वो गांव में रह रहे हैं तो फिर उसको सैलरी कम मिलेगी। तो ये एक फिक्स पैटर्न है अपने इंडिया का, 10-15-20 हजार रुपए से ज्यादा किसी के पास नहीं बचना। तो उस वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? नंबर 1, आपको अपना पैसा बेकार की चीजों में नहीं फंसाना। बेकार की चीजें मतलब आपको अपना पैसा एफडी नहीं कराना, आपको कोई एलआईसी नहीं लेनी। मैं देखो बहुत ओपनली बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं किसी तरह का कोई कुछ वायलेशन तो नहीं कर रही हूँ रूल का, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैंने अपने जीते जी किसी भी एलआईसी में कोई निवेश नहीं किया है। 1 रुपए की भी आज तक कभी एफडी नहीं कराई है। जिस दिन से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगी हूँ, पहले दिन से, जिस दिन मतलब सैलरी हाथ में आने लगी थी ना, उस दिन से मैं अपने पैसे का को इन्वेस्टमेंट का बेस्ट एवेन्यू सर्च करती थी। और बाय चांस उन्हीं दिनों मेरे मेंटोर से मिलना हो गया था और उन्होंने मुझे शेयर मार्केट का रास्ता दिखा दिया था। और वो दिन था और आज का दिन है। मैंने अपनी कमाई का एक एक रुपया सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट किया है ना, वो सिर्फ अच्छी कंपनीज के शेयर्स में किया है, और उसी का रिटर्न मुझे ये मिला है, जो मेरा पोर्टफोलियो आपके सामने अभी तक डेवलप हो पाया है। तो आपको किसी भी तरह की किसी एफडी में नहीं कराना। एफडी में आपको जो 6-7% का ब्याज मिलता है ना, यहाँ आप शेयर मार्केट की किसी भी अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सीख जाओ, आपको मिनिमम 15% का रिटर्न हर बड़ी और अच्छी कंपनी देके जाएगी। और ये मैं आपको ना हकीकत बता सकती हूँ, अगर आप किसी तरह के मल्टीबैगर कचरा स्टॉक्स के पीछे नहीं भागे और ट्रेडिंग के पीछे नहीं भागे ना, तो आपको हर एक अच्छी कंपनी आपको 15% का रिटर्न देगी, जो किसी भी इस दुनिया की किसी भी एफडी से जस्ट डबल का रिटर्न है। तो आपको, और एलआईसी में तो आपका पैसा जो बुरी तरह से बर्बाद होता है ना, मैं आपको किसी दिन एक एलआईसी पे एक सेपरेट वीडियो बताऊंगी कि एलआईसी में आपका हर तरफ से सिर्फ कटता कटता है, आपको आपके हाथ में कुछ नहीं मिलता। मतलब जो मेरे मेंटोर थे ना, वो पता है क्या कहते थे एलआईसी के लिए? उनका कहना था कि एलआईसी की किश्त तो इज लाइक 15 साल तक अपने उस हार्ड अर्नड मनी को अंधे कुएं में डालने के बराबर है। और जिसका जो आप 15 साल बाद जो रिटर्न लोगे ना, वो आप जितना जो कैपिटल जमा कराओगे ना, उस पे 2-3 हजार रुपल्ली बढ़ा के वो आपको वापस मिल जाएगा। एलआईसी में सिर्फ और सिर्फ फायदा तभी होगा जब आप एलआईसी करवाते ही अगले दिन मर जाओ। यस, इसके अलावा एलआईसी में सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। केवल और केवल तब फायदा है जब आप एलआईसी की पहली किश्त देते ही तुरंत अगले दिन मर जाओ। इसके अलावा एलआईसी में सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। अगले 15 सालों के लिए आप अपना पैसा एक अंधे कुएं में डालते चले जाते हो। तो इसलिए 0 रुपए की एफडी करानी है। कोई प्रॉपर्टी खरीदने की चिंता नहीं करनी। अपने जो पहले वाली जनरेशन है ना, जो अपने मम्मी पापा और सास ससुर है, वो प्रॉपर्टी के नाम पे भर भर के अपने लिए छोड़ के जाने वाले हैं। जो भी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो भी मेरी एज ग्रुप के हैं, वो सब जानते हैं। अपनी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेना, सबके पास 1-2 घर एटलीस्ट होगा जो उनको मम्मी पापा से मिलने वाला होगा। एक दो कोई फ्लैट होगा, 1-2 कोई मतलब ये फार्मिंग लैंड होगी, सबका कुछ ना कुछ होगा। तो जबरदस्ती अनावश्यक प्रॉपर्टी खरीदने के पीछे आपको नहीं पड़ना है।
अपने से पुरानी वाली जनरेशन ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करके ऑलरेडी बैठी हुई है। मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना क्यों सही नहीं है, बताऊंगी मैं आपको, अच्छे से अलग लेक्चर लूंगी इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट बताऊंगी कि सेविंग अकाउंट में केवल और केवल 2 महीने का खाना खर्चा रखने के अलावा आपको सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा के रखना है। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ जो मैं करती हूँ। मेरे, अगर आप सेविंग अकाउंट में देखना चाहोगे ना, मेरे सेविंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ अगले 2 महीने का कि मेरा खर्चा निकल जाए, सिर्फ और सिर्फ मैं इतना पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रखती हूँ। इसके अलावा मेरा सारा का सारा पैसा A to Z पैसा मेरा शेयर मार्केट में लगा रहता है, और वहां से मुझे जो रिटर्न्स मिलते हैं ना, मुझे आज तक कभी डर नहीं लगा कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाएगा या मैं बर्बाद हो जाऊंगी या मैंने कुछ और क्यों नहीं किया, इस तरह के थॉट्स कभी नहीं आते जिस तरह के मेरे शेयर मार्केट से रिटर्न्स रहते हैं। तो फंड्स की कमी है तो इस तरह की चीजें आप अपनाने की कोशिश करो, आपको फंड्स की कमी नहीं होगी। आपके पास हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने के लिए पैसा जरूर होगा। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, जिस भी तरह की आपकी पैसा खर्च करने की आदत है उस अकॉर्डिंग आपके पास पैसा जरूर बचेगा। बस जरूरत है वो जो थोड़ा सा अमाउंट आपके पास बचता है उसको बिना दिमाग लगाए आप ना तो आपको स्पेंड करना है और ना ही किसी तरह के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में फंसाना है, लाइक FD, LIC, प्रॉपर्टी और पता नहीं क्या क्या बकवास चलता रहता है। सोना लोग खरीद लेते हैं यार, इतना ज्यादा बर्बादी है ना पैसे की सोने में, प्रॉपर्टी में। मैं आपको आराम से बताऊंगी, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताऊंगी कि 10 साल पहले अगर मैंने सोने में लगाया होता या नोएडा में कोई प्रॉपर्टी खरीदी होती वर्सेस 10 साल तक मैंने इस शेयर में निवेश किया तो मेरा रिटर्न देखिए, वर्सेस ये जो 10 साल में मैंने FD कराई है, LIC कराई है, XYZ कुछ भी कराया, आप उसका रिटर्न खुद देख लेना, 3-3, 4-4 गुने का फर्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगी, घर वालों से बहस बहुत ज्यादा होती है यार। जब आप स्टार्टिंग में शेयर मार्केट में काम करना शुरू होते हो ना तो आपके घर वालों को लगता है ये आदमी पागल हो गया, ये लड़की पागल हो गई है, ठीक है। ये सबके साथ होता है, जो भी मार्केट में पैसा लगाना शुरू करता है उसके घर वालों को लगता है इसको सट्टा खेलने, जुआ खेलने की आदत पड़ गई है, ये हमारा सारा घर बार बेच देगा, खुद भी बर्बाद होएगा, खुद भी बर्बाद होएगी और हमें भी बर्बाद करेगी। दिन रात हो सकता है गालियों का सिलसिला चले, दिन रात बहस के मुद्दे बने, लेकिन आपको डरना नहीं है। सबसे नंबर 1 काम आपको क्या करना है कि मल्टी बैगर कचरा स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना, ट्रेडिंग नहीं करनी। ये 2 चीजें अगर आपने शुरुआती सालों में कर ली, शुरुआती पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें महीने में कर ली ना, आप अपने कैपिटल को फंसा के बैठ जाओगे, आप अपने 100 रुपए को 50 रुपए बना के बैठ जाओगे, और उसके बाद जो आपके घर वाले हैं ना वो बार बार आपका पोर्टफोलियो देखेंगे और आपको गालियां देंगे। और इतनी ज्यादा घरों में ना मतलब बहस होते हुए देखिए मैंने इस मुद्दे पे कि मतलब बहुत ज्यादा ये एक लड़ाई का इश्यू रहता है कि अगर कोई पार्टनर ट्रेडिंग कर रहा है या इस तरह की कोई चीज कर रहा है तो उसका जो अदर पार्टनर होगा वो बिना जाने समझे कि शेयर मार्केट में भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। ऊपर से रही सही कसर ये जो न्यूज चैनल वाले ना ये निकाल देते हैं कि ये उल्टी सीधी इतनी खबरें छापेंगे कि अब शेयर मार्केट क्रैश, शेयर मार्केट में लगा पैसा इतना डूबा, ये डूबा, वो डूबा, और चाहे वो शेयर मार्केट अगले 10 दिन में रिकवर कर जाए, लेकिन एक बार तो शेयर मार्केट को इतना बुरी तरह से गंदे तरीके से पेंट कर देंगे जैसे आपने जो भी पैसा लगाया ना वो सारा पैसा जीरो हो चुका है, ठीक है। तो आपको घर वालों की उस बहस से बचने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है कि ट्रेडिंग नहीं करनी, FNO तो बिल्कुल भी नहीं करना, FNO तो बिल्कुल भी नहीं करना, और FNO तो बिल्कुल भी नहीं करना। और रही बात मल्टी बैगर स्टॉक्स के पीछे, बिल्कुल नहीं भागना। मल्टी बैगर स्टॉक सबसे ज्यादा जो फंसाते हैं, सबसे ज्यादा जो बर्बाद करते हैं ना वो न्यू कमर्स को करते हैं। हम लोग जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना उनको पता होता है ये मल्टी बैगर स्टॉक की सच्चाई, ये कितना चलता है, क्यों चलता है, ये कब रुक जाएगा और इसमें से कब हम सिर्फ लटक के रह जाएंगे, ये सारा एक्सपीरियंस प्लेयर जानता है। लेकिन आप लोग क्या होते हो, ऊपर के प्राइसेस पे ट्रैप हो जाते हो। जैसे आज ही मुझे किसी ने पूछा था कि मैम सुजलॉन के शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दूं क्या, तो भाई मैं उसको उस वक्त जवाब नहीं दे पाई। मैं आप बोल देती हूँ आपको कि सुजलॉन के शेयर में इस वक्त इन लेवल्स पे जो फंसेगा ना 16, 17 और 18 के लेवल्स पे अगर किसी ने खरीदारी कर ली ना, ये अगले 2 साल तक ये उन शेयर्स उन प्राइसेस पे ट्रैप रहेगा, उसका कैपिटल यहाँ पे फंसा रहेगा। ये सुजलॉन का शेयर अब फिर से नीचे की डिप लगा के आएगा वही 5, 6, 7, 8 रुपए की, और अगर इसका जो वो मालिक है उसमें थोड़ी बहुत और जान बची आप लोगों को चूसने की तो फिर वो वहां से नीचे से फिर वो कुछ अपना वो तिकड़म घुमाएगा, वो फिर वहां से सेलिंग करेगा अपने स्टॉक्स की, आप लोग फिर से सुजलॉन के शेयर खरीदोगे और ये गेम चलता रहेगा जब तक सुजलॉन की कंपनी बंद नहीं हो जाती, ठीक है।
तो आपको बिल्कुल भी इस तरह के मल्टीबैगर स्टॉक्स में नहीं लगाना। आप अभी स्टार्टिंग में उस एफडी के रिटर्न से बाहर आओ, उस 5% 6% के रिटर्न से बाहर आओ। आप सीधा 100% का रिटर्न क्यों कमाना चाहते हो? आपके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस है, ना ही आपके पास कोई बहुत तगड़ा पैसा है कि वो डूब भी गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी स्मॉल कैपिटल है, जो भी छोटा अमाउंट है, वो एटलीस्ट सुरक्षित रहे, वो कहीं ना जाए, वो जितना है वो उतना बना रहे, उस पे मिनिमम आपको 15-20% का रिटर्न मिल जाए। उतना लेके शुरुआती 2-3 साल में संतोष कर लिया करना। अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा यहाँ पे उठापटक करने की आप कोशिश करोगे, डेली ट्रेड्स लेने की कोशिश करोगे, तो आप टैक्सेस में कटवा दोगे अपना सारा कैपिटल, आप ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस में गवा दोगे अपना सारा कैपिटल, और फिर घर वाले और आप हैं और आपको बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ठीक है। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ कि घर वालों से बचने का जो सबसे बढ़िया तरीका है ना, वो ये है कि घर वालों को बताना ही नहीं है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कोई पूछे एफडी करा दी तो कह दो हाँ एफडी करा दी, कोई पूछे एलआईसी करा दी तो कह दो हाँ एलआईसी करा दी। मुझसे स्टार्टिंग में जब सब लोग पूछते थे ना, तो मुझे पता था ये एक बहस का मुद्दा बन सकता है, तो मैं कभी किसी को बताती ही नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही। बस अरुण को हल्का फुल्का ये पता था, मैं अरुण से पैसे लेती थी और उनको ढंग से बताती ही नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, उनका पैसा कहाँ है क्या नहीं है, कब किस शेयर को खरीदा कब किस शेयर को बेचा, ये मेरा पर्सनल डिसीजन होता था। मैं उनको मतलब बिल्कुल इस चीज में ना तो ज्यादा उनसे डिस्कस करती थी, ना उन्हें ज्यादा ये सब चीजों का कुछ बताती थी। ठीक है। इफ पॉसिबल अपने पार्टनर से, क्योंकि वो कभी समझेगा ही नहीं ये सारा खेल। एक पेयर में 2 लोगों में से 1% तो शेयर मार्केट की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, उसको पता होगा यहाँ पे पैसा है, लेकिन जो दूसरा होगा ना, वो उसको शेयर मार्केट से हमेशा शंका रहेगी, उसको लगेगा कि यहाँ पे पैसा डूबता ही डूबता है, तो वो हमेशा आपके घर में एक लड़ाई का मुद्दा बना रहेगा। तो इससे बेटर चीज है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा डिस्कस मत करो। जिसको ये चीजें नहीं समझ में आती ना, उसको समझाने की कोशिश मत करो, और अपने पेरेंट्स को तो बिल्कुल मत समझाओ, क्योंकि उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने की ये चीज। ठीक है। अनटिल अनलेस आप बहुत बड़े बड़े गेन्स नहीं करने लग जाओगे ना, उनको शेयर मार्केट में लगाया हुआ हर एक पैसा ऐसा फील होगा कि ये अगले ही दिन डूब जाएगा। ठीक है। घर वालों से बहस में पढ़ना ही नहीं है, और बहस में पढ़ने का ना पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका जो है, उनको आप बताओ ही मत। इफ पॉसिबल वो बात अपने तक रखो कि मैंने आज 4 शेयर रिलायंस के खरीदे हैं, या मैंने आज 4 शेयर टाटा केमिकल के खरीदे हैं, तो वो मैंने खरीदे हैं, ये मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है, मेरा ईश्वर जानता है, और या मेरा डीमैट जानता है। इसके अलावा ये बात चौथा कोई नहीं जानता है। आपको इस लेवल की सीक्रेसी रखनी होगी अपने पोर्टफोलियो को लेके। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि 15 दिन में पैसा डबल करने की मेंटालिटी। ज्यादातर मैं कह रही हूँ कि 99 या 100% रिटेलर्स जो शेयर मार्केट में जिस दिन डीमैट अकाउंट खुलवाता है ना, वो पहले ही दिन चाहता है कि उसका शेयर जो है, वो जिस शेयर में एंट्री की है, वो 15 दिन में आज की आज डबल हो जाए। मतलब 15 दिन से बेसी उसका टाइम नहीं लगना चाहिए। वो खुद को इतना ज्यादा 30 मार्का समझता है। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आपसे पहले मेरे जैसे और मेरे से कहीं कहीं गुना 100 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में बैठे हैं अपना पैसा डबल करने के लिए। और आप होते कौन हो 15 दिन में पैसा डबल करने वाले? आप सिर्फ और सिर्फ अगर इस तरह की मेंटालिटी के साथ शेयर मार्केट में आओगे, तो केवल और केवल ऑपरेटर्स का शिकार बनोगे। इसके अलावा आपको कुछ हाथ नहीं आने वाला है शेयर मार्केट में। यहाँ पैसा कमाया जाता है, बट धीरे धीरे कंपनीज टाइम लेती हैं, कंपनीज के प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं, कंपनीज को प्रॉफिट जनरेट होता है, तो उसी अकॉर्डिंग उस कंपनी का शेयर भी अप्रिशिएट करता है। ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ जादू नहीं होता है। यहाँ जिनको ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई कोई नंबर है, उस पे आप ऐसा अपना पैसा फेंक के लगा दो, वो 15 दिन में डबल होके दिखा देगा, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। सिंपल सी चीज है, एक प्लेटफॉर्म है शेयर मार्केट जो आपको देता है, जहां पे आप अच्छी अच्छी कंपनीज में पैसा लगा सकते हो। इस मेंटालिटी के साथ शेयर मार्केट में आओ, तो शेयर मार्केट में आपको इस दुनिया के कहीं भी किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा अच्छे और बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है। अगर ये बात बोल रही हूँ ना, तो वो इसलिए बोल रही हूँ कि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी और शेयर मार्केट को बहुत पैशनेटली फॉलो करने के बाद भी आज मैं इस कंडीशन में आ पाई हूँ कि आज मैं 2 साल के अंदर अंदर ये कह सकती हूँ कि हाँ, मेरा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मैं उसको डबल करने की क्षमता रखती हूँ। मैं जहां भी पैसा लगाती हूँ, वो शेयर मेरे को ऑलमोस्ट मतलब 2 साल में डबल होने वाले रेट ऑफ रिटर्न से चल के दिखाता है। और जो भी कोई पर्सन आपको इस तरह के फॉल्स
वो देता है ना कि ट्रेडिंग करा रहा है या आपको एफएनओ करा रहा है और वो बोल रहा है कि आपको डेली की 4,000 की इनकम होगी, डेली की 10,000 की इनकम होगी, तो वो सारे फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं बता रही हूँ यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जो अच्छे अच्छे 30 मार्का खिलाड़ी है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो शेयर मार्केट में एक हैंडसम रिटर्न, जिनको बहुत अच्छा नॉलेज हो चुका है, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, उनका ये रहता है कि 2 से 3 साल के अंदर अंदर वो अपना पैसा डबल करते हैं। और मतलब भगवान की अच्छी नजर कह लो या आई डोंट नो किस वजह से मैं अब उस कंडीशन में आ गई हूँ कि मैं 2 से 3 साल में यहाँ शेयर मार्केट में अपना पैसा डबल कर ही लेती हूँ। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको उसके प्रूफ भी देते जाऊंगी, तो ऐसे आप यूं मत सोचना कि मैं फेंके जा रही हूँ बस। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी दोस्तों के खर्चे अट्रैक्ट करेंगे आपको। यस, ये जो टाइम होता है ना, शुरुआती 4-5 साल का टाइम, जब आप अपना मनी ट्री ग्रो करते हो ना, तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो जो आपके आसपास के रिलेटिव और आपका जो एज ग्रुप है ना, खास करके वो इतने इतने खर्चे करके दिखाएगा आपको। नई नई शादी होती है तो लोगों को बड़े बड़े शौक होते हैं, वो कहीं घूमने जाएंगे, वो एप्पल का आईफोन लेके आएंगे, वो महंगी महंगी कोई गाड़ियां खरीदेंगे, या वो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे, या वो बढ़िया बढ़िया जगह घूमने जाएंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग ना। तो मतलब वो खर्चे करेंगे और फिर उन सारी चीजों को अपने स्टेटस पे अपडेट करेंगे या फिर अपने फेसबुक पे अपडेट करेंगे। तो आपको दिन रात देख देख के ऐसा फील होगा कि यार मेरे को भी करना चाहिए, मेरे पास भी पैसे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों नहीं कर रही। ये सारी चीजें आपको फील होंगी। फ्रेंड्स को ऐसे देख देख के जेलसी फील होगी, आपको लगेगा कि यार आपकी हालत कितनी बेकार है, आपकी कंडीशन कितनी बुरी है, आपको भी करना है, आपके पास पैसा है। सबसे बड़ी बात, आपके पास पैसा है और आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको और ज्यादा ऐसे आप बार बार रह रहे कि उन लोगों को देखोगे, सोचोगे उनके बारे में। लेकिन आपने 5 साल, बस 5 साल अपनी इन टेम्पटेशंस पे अगर होल्ड कर लिया, इन टेम्पटेशंस को अगर अपने उस जो छोटी छोटी आपकी जो सेविंग्स हैं उनको इस इन टेम्पटेशन से बचा लिया, मतलब ये जो टेम्पटेशंस आपके दिमाग में उठती हैं कि मुझे भी नई गाड़ी लेनी है, मुझे भी यहाँ घूमने जाना है, मुझे भी ये खर्चा करना है, या मुझे भी घर में ये नई चीज लेनी है, अगर आपने पहले 5 साल अपने शुरुआत के, मैं मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, जो मेरी तरह के जो लोग हैं जिनकी सैलरी बहुत लिमिटेड है और जो मतलब बहुत, जिनके पास ऐसा अनशंट पैसा नहीं आ रहा इधर उधर से कि उनका 10-20-50 हजार रुपया खो भी गया, खराब भी हो गया, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं एक मेजोरिटी मिडिल क्लास सेक्शन की बात कर रही हूँ, मेरे जैसे जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं, मैं उनकी बात इस वक्त कर रही हूँ। ठीक है, तो हम लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हमारा जो पीयर ग्रुप है ना, वो बहुत ज्यादा खर्चे कर रहा होता है, वो इधर उधर शॉपिंग पे जा रहा होता है, वो पता नहीं क्या क्या कर रहा होता है। लेकिन उस कंडीशन में अगर आपने इस टेम्पटेशंस पे थोड़ा काबू कर लिया, कंट्रोल कर लिया ना, तो 5 साल के बाद तो 5 साल के बाद वो जो सारा रिलेटिव, सारा फ्रेंड सर्कल, सारा पेयर ग्रुप था ना, उसको 5 साल के बाद आपका बैंक बैलेंस और आपका पोर्टफोलियो अट्रैक्ट करने लग जाएगा। और आपको हकीकत बता रही हूँ, अब मैं जिन लोगों के हाथ में, जब जैसे मैं किसी के हाथ में से एप्पल का फोन भी देख लूं या किसी के पास कोई बहुत महंगी गाड़ी भी देख लूं ना, तो मुझे हंसी आती है कि भाई मतलब उसके पास बैंक में कुछ नहीं होगा, वो बैंक से एकदम खाली होकर घूम रहा होगा, बैंक बैलेंस नाम की उसकी कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, तो आप जब आपके पास भी इस कंडीशन में जब पैसा हो जाएगा ना, जब आप अपने बैंक में जिस दिन 40-50 लाख रुपया कैश लेके घूमोगे ना, उस दिन जो आपको मजा आएगा ना, वो उस मजे की आप उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते कि आपके हाथ में एप्पल का आईफोन है, कि आपके पास कौन सी स्कॉर्पियो की गाड़ी है, या XYZ आपके पास कुछ भी है। मैं आज आपको हकीकत बता रही हूँ, मैं महिंद्रा का शेयर होल्ड करती हूँ, इस वक्त मेरे पास महिंद्रा का शेयर है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस किसी को नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट एक बात बता रही हूँ, फीलिंग्स बता रही हूँ। जैसे ही कोई महिंद्रा की गाड़ी मेरे सामने से गुजरती है ना, तो पता है मुझे क्या फीलिंग आती है? मुझे ये फीलिंग आती है, मैं जो तू गाड़ी चला रहा है ना, मैं इस गाड़ी की मालकिन हूँ, मतलब इस कंपनी की मालकिन हूँ मैं, जो तू गाड़ी चला रहा है। तो मुझे वो फील आता ही नहीं है कि मेरे पास भी महिंद्रा की गाड़ी होनी चाहिए। मतलब महिंद्रा का शेयर होल्ड करने में मुझे ज्यादा खुशी होती है, बजाय कि महिंद्रा की नई गाड़ी में खरीद लेती। नई गाड़ी में खरीद लेती तो एक तरह से वो इतना बड़ा एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी डंप हो जाता मेरा, वो भी बेकार हो जाता। लेकिन यहाँ जो महिंद्रा का शेयर ले रखा है, वो मुझे ग्रोथ भी करके दिखा रहा है, वो मुझे वो वाली फीलिंग भी दे रहा है कि हाँ मैं महिंद्रा की मालकिन हूँ। तो ये फायदा है किसी भी अच्छी बड़ी कंपनी में स्टेक होल्ड करने का। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, महिंद्रा के शेयर में मैं 1170 रुपए पे मैंने लास्ट एंट्री की थी, फिर थोड़ा सा 1220 पे भी मैंने और स्टेक ऐड किया था।
तो इस तरह से मैं महिंद्रा के शेयर में एंटर्ड हूँ। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस किसी को नहीं है। इस वक्त ये शेयर 500 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है ये शेयर इस दिसंबर तक, जब भी जो भी मेरे नियर कॉन्टैक्ट में थे उन सबको मैंने बताया था कि ये शेयर, मुझे इस शेयर को मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैं किसी को भी टारगेट्स नहीं दे रही हूँ। मैंने इस शेयर में दिसंबर 2023 का जो मुझे फील हो रहा था ना कि ये 1800 तक का गेन एटलीस्ट लेना चाहिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आज भाई किसी के हाथ में चाहे कोई सा भी फोन हो, चाहे किसी के हाथ में कोई सी भी गाड़ी हो, लेकिन उसको जो खुशी होती है ना, उससे 10 टाइम्स खुशी मुझे मेरे पोर्टफोलियो के बैलेंस को देख के, मेरे हाथ में जो कैश है उस बैलेंस को देख के होती है। चाहे जिसको जो भी सोचना हो, जो भी जैसा भी लगता हो, लेकिन ये फैक्ट बात है, ना तो किसी का एप्पल का आईफोन मुझे अट्रैक्ट करता, ना किसी की कोई महंगी मर्सिडीज गाड़ी मुझे अट्रैक्ट करती। मुझे मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा पोर्टफोलियो अट्रैक्ट करता है। और सेम कंडीशन जिस दिन आपकी भी आपने ये अच्छी अच्छी कंपनीज का अच्छा और स्ट्रांग पोर्टफोलियो डेवलप कर लिया ना, किसी भी इस दुनिया के किसी भी महंगे से महंगे असेट्स को होल्ड करने से ज्यादा, कहीं ज्यादा हैप्पीनेस आपको आपका वो पोर्टफोलियो देने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट बात करूंगी कि पैसा होते हुए भी आपको ऐसे गरीब की तरह दिखाई पड़ना होगा। पहले 5 साल, शुरुआती की 5 साल जब आप अपना मनी ट्री ग्रो कर रहे होते हैं, जब आप अपना सब कुछ, अपना जो भी टोटल कैश बचता है वो आप उस मनी ट्री को सींचने में लगाते हैं, उस मनी ट्री को ग्रो कराने में लगाते हैं, तो उस शुरुआती 5 साल में आप हो गरीब नहीं, लेकिन फिर भी आपको ऐसे गरीबों की तरह दिखना होता है। आपको थोड़े खराब कपड़े पहनने होते हैं, आपको थोड़े कम खर्चे करने पड़ते हैं, आपको थोड़ा सस्ता मोबाइल रखना पड़ता है। ये सब डिमांड, एक्चुअली टाइम की डिमांड। केवल 5 साल ये काम कर लो और उस 5 साल के बाद में मेरी तरफ से इस दुनिया का कोई सा भी मोबाइल लेना, कोई सा भी कपड़ा पहनना, कहीं भी घूमने जाना, आपको जिस लेवल की फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगी ना, उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अगर आपने पहले 5 साल पूरा जी जान लगा के अपना मनी ट्री ग्रो कर लिया और एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट किन्हीं अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज में के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया ना, आपको जो सुकून, जो राहत, जो फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे शेयर मार्केट में मिलेगी ना, इसके बराबर का सहूलियत आपको इस दुनिया के किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेगी। देखो, आपकी जीरो डिपेंडेंसी हो जाएगी, आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, आपको कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है, और आपको हर महीने सिर्फ अपनी इस शेयर मार्केट की कमाई से ही आपको कुछ ना कुछ आता रहेगा। कभी आपके डिविडेंड आते रहेंगे, कभी आपके बोनस आते रहेंगे, कभी आपको ये शेयर का बायबैक आता रहेगा, कभी आपको प्रॉफिट बुकिंग्स आती रहेंगी। मैं आपको बता रही हूँ कि पिछला पूरा साल, क्योंकि मैंने अपना पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग डेवलप कर रखा है ना, कि पूरा साल इतना गंदा रहा है मार्केट ना, कि पूरा सब कंपनीज को लॉस रहा है, पता नहीं किसको क्या क्या रहा है, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो की ये हालत थी कि पोर्टफोलियो इतना डाइवर्सिफाइड और इतना स्ट्रांग था कि पिछला पूरा साल मैंने 40 से 50 हजार रुपए की इनकम हर मंथ जनरेट की है। या तो वो प्रॉफिट बुकिंग का फॉर्म था, कभी वो डिविडेंड्स का फॉर्म था, कभी वो बोनसेस का फॉर्म था, बट हाँ, एक अगर एवरेज लेके चलूं तो 40 से 50 हजार की इनकम मैंने पिछला पूरा साल, जब से ये यूक्रेन संकट हुआ है, जब से लोगों के पोर्टफोलियो की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, जब से शेयर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव खबरें चली आ रही हैं, ड्यू टू माई, मतलब जो मैंने अच्छे सिलेक्टेड स्टॉक्स में निवेश कर रखा है ना, उनकी वजह से मुझे एक प्रॉपर इनकम होती रही है। तो यहाँ इनकम है, यहाँ बहुत अच्छी इनकम है, बट जरूरत है खतरों से अलग रहने की, और जो एक सीधा सच्चा रास्ता है इन्वेस्टमेंट का, अच्छी अच्छी कंपनीज में थोड़ा लॉन्ग टिक के रहो, अच्छे बिजनेसेस का हाथ पकड़ो, ठीक है। इन सारी चीजों को आप देखते हुए चलोगे, जितना भी जो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं आप उनमें निवेश करो, या अच्छी आपकी कोई मिड कैप है उनमें निवेश करो, स्मॉल कैप को बहुत अच्छे से ट्राइड एंड टेस्टेड, जब तक बहुत स्टडीड स्मॉल कैप है आप उसमें थोड़ा बहुत टाइम के लिए वो लड्डू ले लो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपने कुछ और करने की कोशिश की, न्यूज बेस्ड चीजें ट्रेड करने की कोशिश की, एफएनओ करने की कोशिश की, तो फिर तो आप हो और आपके घर वाले हैं, उनकी गालियां हैं और पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। और लास्ट एक बात और करूंगी कि मेंटोर की जरूरत कब तक है, तो मैं आपको ये कहूंगी कि मेंटोर की जरूरत हर वक्त है, लास्ट तक है। मैं कह रही हूँ अगर आप 150 साल जियोगे ना, तो जब तक आपका मेंटोर जिएगा ना, आपको तब तक उसकी जरूरत है। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज आपका एक्सपीरियंस 5 साल का हो गया और आपको लगता है कि आप शेयर मार्केट में 30 मार खा हो गए हैं, आपसे ज्यादा शेयर मार्केट कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता, ये ऐसा आपको लगता है, ऐसी आपकी गलतफहमी रहती है,
तो उन 5 सालों में आपके जो मेंटोर है ना, उनका एक्सपीरियंस भी आपसे 5 साल, वो आप यहाँ पे जितना भी आगे है ना, आपका मेंटोर हमेशा आपसे आगे रहेगा, आप ये मान के चलो, ठीक है। इसीलिए 2020 तक, जब तक मेरे मेंटोर जिंदा थे, मैंने हर अपनी एंट्री और एग्जिट से पहले मैं उनसे सलाह लिया करती थी, उनसे बात किया करती थी, वो ओके करते थे तभी मैं किसी चीज में निवेश किया करती थी। मैं बड़ा निवेश करती थी मैं ये नहीं कह रही कि मैं 5,000 का करती थी, मैं 50,000 लाख रुपया लगाती थी, लेकिन एक बार मैं उनसे बात जरूर किया करती थी, एक बार मैं उनसे सलाह जरूर लिया करती थी, ताकि कोई ऐसी चीज जो मुझे समझ में ना आ रही हो, कोई ऐसी नेगेटिविटी जो मैं पकड़ ना पा रही हूं, तो वो उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है वो उस अकॉर्डिंग मुझे बता दिया करते थे, ठीक है। तो मैं बस यही कहूंगी, अगर आप किसी भी मेंटोर को फॉलो कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे फॉलो करो, आप चाहे जिसको फॉलो करो, इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर हैं, इंडिया में भी इस वक्त बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर हैं, जिसकी भी बात आपको समझ में आती है उसको आपको ना कहते हैं ना कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं आप ही ज्यादा 30 मार खाओ और आपको 3 4 5 6 साल हो गए हैं शेयर मार्केट में, अब आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो मैं बस आपको इतना बता दूं कि जैसे आपका 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है ना, तो वो 4 5 साल का एक्सपीरियंस उसका भी ऐड हुआ है, जो कि उसके पुराने एक्सपीरियंस के बाद ऐड हुआ है, ठीक है। तो आपके मेंटोर का एक्सपीरियंस हमेशा आपके एक्सपीरियंस से ऑलमोस्ट डबल पे खड़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए मेंटोर की जरूरत भी आपको हमेशा पड़ेगी, चाहे जिसको भी बनाना है, बट एक पर्सन की बात आपको थोड़ा दिल से दिमाग से सुननी ही पड़ेगी। बस इतना ही कहूंगी। मेरी बातें अच्छी लगी हो तो एटलीस्ट लाइक करके जाना, हो सके तो किसी को सब्सक्राइब करा देना, शेयर कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।